नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आप सभी लोगों की परीक्षाएं धीरे धीरे करके नजदीक आ रही हैं और ऐसे समय में अब आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करने की कोशिश करें। हर दिन मैं यही बात आपसे दोहराता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, आप समय को वेस्ट ना करें। जितना ज्यादा अपने समय पर जो है समय प्रबंधन करेंगे और अपने समय को बचाएंगे उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को पहले फटाफट शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी परीक्षार्थियों को मिलता रहे। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारा टारगेट है कि आगामी जो भी परीक्षाएं आपकी होंगी, चाहे वो यूपी पीसीएस से होने वाली परीक्षा हो, यूपीपीएससी से, या फिर किसी अन्य जो है राज्य सिविल सेवा परीक्षा हो या कोई वनडे एग्जाम हो, हमारा करंट अफेयर्स एक भी गलत नहीं होने पाएगा। और साथ ही साथ में हमारा अंतिम जो लक्ष्य है वो ये है कि हम लोग जो है अगले वर्ष तक परीक्षा में किसी भी रूप से जो है उसको क्रैक करके अपनी सफलता को जो है प्राप्त करें। तो ये हो गया हमारा टारगेट। आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले कल का जो वीडियो हमारा अपलोड हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 4 था वहां पर जो है आपातकाल 25 जून 1975 आप लोग कर लीजिएगा। हालांकि वहां पर उसको पिन करवा दिया गया था। कभी कभी थोड़ा सा जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दिया करिएगा, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले हम लोग लास्ट डे का यानी कि 15 जो है जुलाई का हम लोग रिवीजन करते हैं फटाफट और देखते हैं कि क्या आप लोग को क्वेश्चंस लास्ट डे के याद हैं या नहीं याद हैं। रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो आइए हम लोग फटाफट करते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो विश्व जनसंख्या दिवस दरअसल 11 जुलाई को मनाया जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि आपके निबंध में दरअसल जनसंख्या वृद्धि एक समस्या के रूप में जो है आपके एस्से में आ सकता है, तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि को आप लोग अच्छे तरीके से डिटेल्स में याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ में यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस में भी दरअसल पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एस्से के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है? यह है आपका ढाका में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में अपर्णा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? दरअसल अपर्णा जी वो जो है कहां से संबंधित थी? वो अभिनेत्री थी, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस दिन संविधान हत्या दिवस जो है मनाने का निर्णय लिया गया है? तो वो लिया गया है 25 जून को। आपको पता होगा कि जो आपातकाल लगाया गया था वो 25 जून 1975 यानी कि 1975। इसी जगह पर मिस्टेक हो गया था, लास्ट वीडियो में 65 हो गया था, ठीक है। खैर, इसको आप लोग सही भी कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको टास्क दिया था उस दिन लास्ट डे, ये आप लोग राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। आपातकाल में हमने आपको आर्टिकल बताया था कि 352, 356, 360 और 358 के बारे में हमने आपसे कहा था कि इन चारों आर्टिकल्स को आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। अभी नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से आज आपको नोट डाउन करा दे रहा हूं कि ये आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से आर्टिकल आपको कौन सा पढ़ना है? 352, 356, 360 और 358। ये 4 आर्टिकल, ये तीनों और प्लस एक ये 358, ये आपको रेडी कर लेना है। ये आपका टास्क है। लास्ट डे हालांकि हमने दिया था, फिर से आज मैं इस बात को दोहरा दे रहा हूं कि यहां से एक प्रश्न बनता है तो आपको यहां पर रेडी कर लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, नाव मन जाऊ कार्यक्रम चलाया गया था जो है, तो इसका संबंध किससे था? दरअसल इसका संबंध एजुकेशन से था यानी कि शिक्षा से था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए दरअसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दरअसल इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वो जारी किया गया दरअसल UNDESA के द्वारा। और इसके बारे में हमने आपको डिटेल्स में आपको बताया था और कुछ डेटा इसमें हमने नोट करवाया था। हमने आपसे कहा था कि इस डेटा को आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके मुख्य परीक्षा में दरअसल ये काम आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 12 जुलाई यानी कि 12 जुलाई को दरअसल अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया था। और मलाला के बारे में हमने आपको कल जो है डिटेल्स में बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर काम किया था और इसी परिप्रेक्ष्य में उनको जो है क्या कहते हैं, शांति का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कल हमने आपसे एक सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आप लोगों ने सही दिया था। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज
आज जो प्रश्न मैं पूछूंगा उसका भी उत्तर आप लोग डिटेल्स में देंगे। तो प्रश्न क्या था कि WHO की स्थापना हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 1948, 1848, 2001, 2002। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात WHO की स्थापना दरअसल 1948 में हुई थी। और हमने आपसे कई बार कहा है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं उन सभी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, उनका स्थापना वर्ष कब होता है, उनका मुख्यालय कहां पर है और वर्तमान अध्यक्ष कौन है। 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपके अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित आते हैं, तो इसको आप लोग हमेशा याद करके चलिएगा। चलिए अब बिना देरी के हुए आज का करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दरअसल आज का हमारा पहला करंट क्या है। तो पहले प्रश्न पर हम लोग आते हैं फटाफट। तो पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य को बागवानी श्रेणी के अंतर्गत कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको फटाफट बताना है दरअसल कि इसका सही उत्तर दरअसल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका असम, बी ऑप्शन है आपका बिहार, ऑप्शन नंबर सी आपका है नागालैंड और ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तर प्रदेश। फटाफट बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नागालैंड को अभी हाल ही में क्या हुआ है कि बागवानी श्रेणी के अंतर्गत उसे कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। और बागवानी के क्षेत्र में दरअसल नागालैंड ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। चलिए व्याख्या के अंतर्गत हम लोग 2-3 पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला पॉइंट वही जो हमने आपको बताया कि दरअसल हाल ही में नागालैंड को बागवानी श्रेणी के अंतर्गत कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है, यानी कि कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से संबंधित एक प्रश्न हमने आपको और कराया था। वो प्रश्न क्या था? अगर आपको याद है तो आप कमेंट करिए, नहीं तो आप 2-3 दिन पहले की वीडियो को देख लीजिए, वहां पर इस प्रश्न के बारे में और डिटेल्स में दिया गया है। खैर, अब हम लोग कृषि नेतृत्व पुरस्कार के बारे में 2-3 पॉइंट्स देखते हैं, हो सकता है ये पूछ ले आपसे। तो दरअसल कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो दरअसल इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रश्न आपके एग्जाम में कूट के फॉर्म में पूछ लेता है, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है या 2 और 3 सही है या 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं तो आपको वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि आप सीधे फैक्चुअल डेटा को पढ़ते हो, आप डिटेल्स में नहीं पढ़ते हो। तो करंट जब भी आप रेडी करें तो सारे बिंदुओं को जो है आप लोग डिटेल्स में पढ़ा करिए, ताकि कूट के फॉर्म में अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ ले तो वो प्रश्न गलत ना होने पाए। ये आपको दरअसल क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब हम लोग थोड़ा सा दरअसल नागालैंड के बारे में पता कर लेते हैं, क्योंकि कई बार हमने आपसे कहा है कि जो भी जो है देश या जो भी राज्य चर्चाओं में रहे या जो भी टॉपिक चर्चाओं में रहे, उस संबंधित टॉपिक के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग फटाफट नागालैंड के बारे में देखते हैं। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो हैं। राज्यपाल कौन है? ला गणेशन है। राजधानी क्या है नागालैंड की? कोहिमा है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार जो राज्य चर्चाओं में रहते हैं या नॉर्मली क्या होता है कि परीक्षा में आपके पर्टिकुलर स्टेट के लोकसभा सीटें के बारे में प्रश्न आपसे पूछ लेता है या राज्यसभा सीटों के बारे में प्रश्न पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 1 है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके थोड़ा सा मैप के बारे में, तो क्या लिखा हुआ है कि नागालैंड की सीमा दरअसल पश्चिम में किससे मिलती है? असम से। देखो फटाफट, यह है आपका सुंदर सा प्यारा सा क्या, नागालैंड। और क्या लिखा हुआ है कि इसकी सीमा पश्चिम में असम से मिलती है। तो देखो ये क्या है, इसका पश्चिम हो गया, एरिया हो गया। तो ये क्या है, इसकी सीमा पश्चिम में असम से मिलती है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं पूर्व में, तो पूर्व में आपका कौन सा देश है? म्यांमार है, जिसको हम लोग पहले क्या कहते थे? बर्मा कहते थे, ठीक है। तो पश्चिम में क्या हो गया? असम हो गया। और पूर्व में क्या हो गया? आपका म्यांमार हो गया। राजधानी क्या हो गई? राजधानी इसकी क्या है नागालैंड की? कोहिमा है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप मैप से इसको रेडी कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। अब देखो ये सारे फैक्ट ना आपको रेडी कर लेने होते हैं। जो परीक्षा में आपके जो करंट के प्रश्न पूछे जाते हैं, दरअसल वो जो चर्चाओं में न्यूज रहती है उन्हीं से संबंधित प्रश्न आपके जीएस के बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये अगर पूछेगा, फॉर एग्जांपल अगर पूछ लेगा कि बताइए जो है लोकसभा सीटें कितनी है नागालैंड की, तो अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नागालैंड चर्चा में रहा होगा, तभी पूछा होगा कि नागालैंड की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, या नागालैंड के राज्यपाल कौन है या मुख्यमंत्री कौन है।
ऐसे प्रश्न तभी पूछे जाते हैं जब वो पर्टिकुलर स्टेट चर्चाओं में रहता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहां पर किसी भी स्टेट के बारे में आप पढ़ें, वहां की बेसिक जो जानकारी होती है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। और मैंने आपसे कहा था कि सुंदर सा एक प्यारा सा मैप अपने घर में लगाइए और उसी मैप में जो जो जहां जहां पर जो चीजें हों उसी के बारे में जो है, जैसे भारत का मैप आप लगा दीजिए और भारत के मैप में स्टेट जो अलग अलग हैं उसी स्टेट के बीच में आप लोग पेन से पेंसिल से चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिए कि यहां पर लोकसभा सीटें कितनी हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, कहां कहां पर क्या क्या चीजें यहां पर हुई हैं। तो इससे क्या होगा, मैप देखेंगे और पूरी जानकारी आपको वहां पर साथ में इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, गगन नारंग करेंगे या मैरी कॉम करेंगी या साइना नेहवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि इसका से हो जाएगा उत्तर क्या, गगन नारंग के द्वारा किया जाएगा। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे, गगन नारंग करेंगे, याद रखिएगा। और अब हम लोग फटाफट पेरिस ओलंपिक के बारे में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हालांकि कई बार हमने रिवीजन इसका किया, लेकिन फिर से एक बार हम लोग करते हैं फटाफट। तो पेरिस ओलंपिक 2024 मेजबान देश कौन सा है, पेरिस यानी कि फ्रांस में है। कब से कब तक होगा, 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक। ये डेट आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में डेट से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की टीम को दरअसल अडानी ग्रुप ने स्पॉन्सर किया है। यह भी आपको पॉइंट याद रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 में पीवी सिंधु को, महिलाओं की तरफ से पीवी सिंधु को ध्वजवाहक बनाया गया है। और पुरुषों में से किसको बनाया गया है, तो पुरुषों की ओर से शरद कमल होंगे ध्वजवाहक। ये दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, तो ये कुछ जानकारी हो गई आपके लिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। ये आपको बताना है। मुझे लगता है कि इसका उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि ये बहुत आसान सा प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ए लखनऊ है, बी बरेली, सी हरदोई या फिर डी मुरादाबाद। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता होगा तो मे भी शायद आप ऑप्शन लखनऊ या हरदोई में से किसी एक को लगाओ। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है दरअसल लखनऊ में मलिहाबाद का जो क्षेत्र है वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में आम की पैदावार होती है, अलग अलग जो है वैरायटी के आम। तो अगर आपको शायद पता नहीं होता तो शायद आप हरदोई या लखनऊ में से कोई एक लगाते, और अगर थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट होते तो ऑप्शन नंबर ए आप क्या कर देते, टिक कर देते, यानी कि लखनऊ को टिक कर देते। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दरअसल क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, यानी कि लखनऊ में भी हाल ही में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। और इसका उद्घाटन किन्होंने किया, तो इसका उद्घाटन दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो यह फैक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो आपको बताना है तुरंत, योगी आदित्यनाथ जी, जो कि क्या है, यूपी के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए पॉइंट हम लोग देखते हैं फटाफट। जो मैंने आपको बताया कि आम महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है, लखनऊ में किया गया है। उद्घाटन किसके द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ओके, अब उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग फिर से आज रिवीजन करते हैं फटाफट। आपके दिमाग में सारी चीजें आज इकट्ठी हो जानी चाहिए। तो मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर कौन है, यानी कि राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल जी हैं। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। इसके अलावा अगर राजकीय पशु की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस यानी कि क्रॉन्च जिसको बोलते हैं। राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। और राजकीय पुष्प कौन है, पलाश का फूल है। और पलाश का जो पौधा होता है दरअसल कई औषधीय गुणों के लिए दरअसल ये जाना जाता है। इसकी जो छाल होती है वो यानी कि तने की जो छाल होती है ये भी क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका पत्ती, इसका तना कई सारे दवाइयों के निर्माण में उपयोग किया जाता है, आल्सो इसका फूल। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक फैक्ट हम लोग और देखते हैं फटाफट। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक प्लांट की स्थापना की जा रही है, आपको पता होगा। इसके अलावा मथुरा के सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया, यह भी आपको याद होगा। और परसों नरसों हमने आपको एक प्रश्न कराया था कि टाटा पावर द्वारा उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर अभियान की शुरुआत की गई है। और मैंने आपको सोलर पावर के बारे में बताया था कि दरअसल जो नेट जीरो कार्बन का जो लक्ष्य हमारा है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए दरअसल इस प्रकार की योजनाएं क्या हैं, लाभकारी सिद्ध होंगी भारत के लिए। तो ये अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, यानी कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए।
कई बार आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश द्वारा रूस से आने वाले शरणार्थियों पर दरअसल क्या किया गया है, बैन लगा दिया गया, यानी कि रोक लगा दी गई। कौन सा ऐसा देश है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। जापान ने रोक लगाई है, या फिनलैंड ने लगाई है, या अमेरिका ने लगाई है, या फिर भारत ने लगाई है, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर ये प्रश्न आप नहीं जानते हो, अगर आपको इसमें गेस करना है फॉर एग्जांपल, तो भारत तो रोक नहीं लगाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि भारत रूस का क्या है, अच्छा मित्र है, नो डाउट। इसके अलावा जापान भी नहीं लगाएगा, जापान इस तरीके से गतिविधियों से पर मोस्टली क्या रहता है, दूर रहता है, ठीक है। अमेरिका लगा सकता है, अमेरिका की और रूस की नहीं बनती है, तो अमेरिका हो सकता है ऑप्शन नंबर, और दूसरा हो सकता है फिनलैंड। तो अगर आप न्यूज में पढ़े होंगे तो जहां तक संभवता आप फिनलैंड या अमेरिका में से एक लगाओगे, लेकिन अगर आपने जानकारी अगर आपको ठीक ठाक होगी कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो शायद आप जो है किसको लगाओगे, फिनलैंड को लगाओगे आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में फिनलैंड के द्वारा रूस से आने वाले शरणार्थियों पर क्या किया गया है, रोक लगाने का दरअसल क्या किया गया है, निर्णय लिया गया है। और इसके अलावा अगर हम लोग रूस के बारे में थोड़ा सा बातें करते हैं दो चार, तो रूस की राजधानी क्या है, मास्को है। और अभी मास्को में क्या हुआ था, जो है बैठक संपन्न हुई थी, किसकी, भारत की, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन जी हैं, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काफी मित्र भी हैं। इसके अलावा रूस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान किससे, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया है। यह फैक्ट आपको याद रखना है। डैम श्योर है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो मुझे लगती, जो मेरी एनालिसिस है। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि ये एक तरीके से प्रश्न आपके सामने ऐसा है कि जिसको आपको पढ़ के जाना और ये प्रश्न आ जाएगा। इसके अलावा इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1698 अर्थात 1698 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स गेम्स 2024 की, तो इसका आयोजन भी कहां पर किया गया, रूस में किया गया है। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मास्को में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है ये पॉइंट। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर और निकल के सामने आता है आपके लिए, वो ये, और इसको हमने ऑलरेडी आपको बताया भी था कि जो बैठक हुई थी उसमें क्या निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2030 तक, कब तक, वर्ष 2030 तक, ये डेटा आपको याद रखना है, वर्ष 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना, 100 अमेरिकन बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपके एग्जाम के लिए फैक्ट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो या तो ये वर्ष पूछ लेगा किस वर्ष तक, या फिर कितने का टारगेट किया गया है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे अब बात करते हैं कि दरअसल जो रूस आपका है, रूस की सीमाएं दरअसल किन किन जो है देशों से लगती हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि दरअसल रूस के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आपके सामने दिए गए हैं ऑप्शंस। देखो पहला क्या है, नॉर्वे, फिनलैंड। फिनलैंड अभी क्यों चर्चाओं में रहा है, मैंने आपको बता दिया कि फिनलैंड नहीं, रूस से आने वाले जो शरणार्थी हैं उनको रोक लगाया है। तो फिनलैंड हो गया, एस्टोनिया हो गया, लताविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया। इतने देश क्या हैं, इसके पड़ोसी हैं, यानी कि इनकी सीमाएं इन देशों से लगती हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने कि हाल ही में किसके द्वारा तंबाकू उपयोग समाप्त दिशा निर्देश क्या किया गया है, जारी किया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। WHO है, बी नीति आयोग है, सी WTO है, और डी इनमें से कोई नहीं है। कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसने ऐसा निर्णय लिया है, यानी कि जिसने जो है तंबाकू को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। तो पहला ऑप्शन है WHO, बी नीति आयोग, सी WTO, और डी इनमें से कोई नहीं। तो WTO तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। नीति आयोग भी नहीं होगा, और ये होगा आपका WHO, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी घटनाएं यानी कि जो चीजें होती हैं वो कौन करता है, अंतरराष्ट्रीय आपका जो है ये संगठन जो है, यानी कि WHO जिसको आप लोग बोलते हैं, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका क्या, राइट आंसर। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में WHO के द्वारा तंबाकू उपयोग समाप्त दिशा निर्देश क्या किया गया है, जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसका है कि यह वयस्कों में तंबाकू की लत छुड़ाने के लिए, यानी कि जो यूथ हमारा है उसको जो है क्या है, नशे की लत है, यानी कि तंबाकू की लत है। और ऐसे में जो है WHO प्रयासरत है कि ये चीजें जो है क्या हो, दूर हों। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर यानी कि वर्ल्ड वाइड क्या है कि करीब करीब 1.25 बिलियन लोग जो हैं, सॉरी यहां पर गा कर दीजिएगा, क्या होगा 1.25 लोग
तंबाकू का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब देखो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बता दूं कि दरअसल नशा जो होता है यानी कि जो तंबाकू का सेवन होता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, और ये कैंसर कॉजेस जो है इससे होता है, यानी कि कैंसर कॉज होता है इससे। तो ऐसे चीजों से आप लोग दूर रहें। खासकर स्मोकिंग जो होती है आपकी, क्या स्मोकिंग, ये बहुत हार्मफुल होती है। यानी कि अगर कोई सिगरेट पीता है तो वो बहुत हार्मफुल है, और जो पीता है सिगरेट उसको तो नुकसानदेह है ही है, लेकिन उस धुएं के आसपास जो होगा, यानी कि जहां पर कोई व्यक्ति, ए नाम का कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल सिगरेट पी रहा है, यानी कि स्मोकिंग पी रहा है, और इसके बगल में कोई बी नाम का पर्सन है, तो जितना नुकसान स्मोकिंग से ए वाले को होगा उससे ज्यादा नुकसान किसको होगा, बी वाले को होगा। ये पॉइंट आपको देखना जो है याद रखना है। और सिगरेट बनाने में जो ये कागज जो उपयोग किया जाता है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, और इसके लिए दरअसल डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, यानी कि प्लांट्स को बड़े स्तर पर जो है काटा जाता है, क्योंकि इसका जो कागज होता है जिसमें इस्तेमाल होता है, यूज होता है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। ऐसी स्थिति में दरअसल जहां एक ओर नशे की लत से युवा जो है प्रभावित हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नशे की लत से दरअसल बड़े स्तर पर, बृहत स्तर पर पेड़ों की कटाई भी हो रही है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, बहुत ही हानिकारक है। तो स्मोकिंग अपने आप में या नशे की लत अपने आप में क्या है, वेरी वेरी हार्मफुल चीज है। इससे आप लोग दूर रहिए। इससे जो है आपका स्वास्थ्य खराब होता है, साथ ही साथ में पर्यावरण को भी व्यापक स्तर पर हानि होती है। ठीक है, और आपके लिए आपके परिवार, आपके फैमिली मेंबर जरूरी हैं, आप अहम हैं, जीवन आपका अहम है, इसलिए नशे की लत से हमेशा दूर रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को एलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, यानी कि इसे नवाजा गया है? बरेली को, लखनऊ को, या प्रतापगढ़ को, या सीतापुर को? तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, फटाफट सोच के बताइए। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो शायद आपको खबर ये पता होगी, तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि प्रतापगढ़ को दरअसल इस खिताब से नवाजा गया है। क्यों नवाजा गया है, आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, तो पॉइंट वही जो हमने आपको जस्ट बताया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले को एलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब से नवाजा गया है। रीजन क्या है इस खिताब को देने का, यानी क्या कारण रहा है, तो इसका कारण रहा है कि जिले के, यानी कि प्रतापगढ़ जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में 30 दिन के अंदर, यानी कि विद इन 30 डेज क्या किया गया है, 2017 फार्म पॉन्ड बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया गया है। यह अपने आप में क्या है, अच्छी खबर है। और इसके पहले यह रिकॉर्ड दरअसल तमिलनाडु के पास था। ठीक है, 1500 कुछ फार्म पॉन्ड बनाने का। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो आपका ग्राउंड वाटर है, क्या होगा, ग्राउंड वाटर आपको बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो फार्म पॉन्ड बनाए जाएंगे उससे क्या होगा, वर्षा जल संचयन होगा। क्या होगा, वर्षा जल संचयन होगा। ठीक है, और अगर वर्षा जल संचयन होता है तो उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है क्या होता है, ऊपर आता है, और इससे किसानों को क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, तो ये चीज सूखा की समस्या दूर होती है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के पॉन्ड बनाने का जो निर्णय जो है लिया जाता है, ये अपने आप में क्या होता है, एक अच्छा होता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पहले बहुत बड़े स्तर पर तालाब हुआ करते थे, पॉन्ड हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य की आवश्यकताओं ने इनको क्या किया, खत्म किया। अब लेकिन फिर से सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि हर जो ग्राम पंचायत में एक तालाब, एक पॉन्ड होता ही होता है। ओके, खैर, तो ये सब चीजें हैं जो हमें आपको ध्यान देनी होती हैं, इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होना चाहिए। चलिए, तो ये प्रश्न आप लोग रेडी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? कई बार हमने आपको इसको बताया है, आज आपको बताना है, और चर्चाओं में क्यों है यह भी आपको आज बताना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? कोयल है, बी सारस है, सी गौरैया, या फिर डी तोता है? तो दरअसल उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, वो हो जाएगा आपका सारस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है इसका राइट आंसर। अब ये प्रश्न आपके चर्चाओं में क्यों है, ये प्रश्न क्यों पूछ लिया गया, हमने क्यों बनाया? क्योंकि अभी आपको पता होगा शायद कि दरअसल उत्तर प्रदेश में सारस की संख्या जो है काफी तेजी के साथ बढ़ी है, और सबसे ज्यादा संख्या किसकी कहां पर है, यूपी में ही है। किसकी? सारस की, यानी कि जिसको हम क्रंच भी बोलते हैं। इसलिए ये खबरों में रहा है और आपके लिए प्रश्न ये बन गया। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सारस, यानी कि क्रंच। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश में सारस की आबादी में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में की गई एक गणना के अनुसार
वर्तमान में सारस की संख्या कितनी फिलहाल यूपी में 19,918 है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और वर्ष 2023 की तुलना में अभी कितना हो गया है 396, यानी कि 396 जो है सारस अभी क्या है अधिक हो गए हैं 2023 की तुलना में। तो ये अपने आप में क्या है एक अच्छी खबर है। इसके अलावा एक फैक्ट और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर कि दरअसल सबसे अधिक सारस की संख्या इटावा वन प्रभाग में पाई गई है। तो ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में क्या होता है पूछ सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि सारे प्रश्न हमारे द्वारा कराए जाते हैं वो क्या होते हैं इंपॉर्टेंट ही होते हैं, अननेसेसरी में कोई करंट अफेयर्स आपको नहीं कराता हूं। मैंने कई बार आपसे कहा है, हो सकता है आपको लगता हो कि प्रश्नों की संख्या कम रहती है, कम बिल्कुल नहीं रहती है। आप अगर इतना भी रेडी कर लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। जहां पर प्रश्नों की संख्या ज्यादा कराई जाती है तो वो प्रश्न दरअसल पुराने होते हैं या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने रेलेवेंट नहीं होते हैं। जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होते हैं ऐसे प्रश्न मैं आपको करा देता हूं और उतना ही सफिशिएंट होता है, उतना आप कर ले जाएं, बस डाइजेस्ट कर ले जाएं उसको उतना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 क्या है हमारे लिए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 के तुलना में दरअसल वर्ष 2023-24 में दालों के उत्पादन में कितने प्रतिशत तक की क्या हुई है वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर ए है 30%, बी 32%, सी 36% या फिर डी जो है 40%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 36% की क्या हुई है इसमें ग्रोथ हुई है, यानी कि इसमें वृद्धि हुई है, और जो कि जो है क्या है अच्छी खबर है अपने आप में। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2016-17 की तुलना में 2023-24 में दालों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 36%, यानी कि 36% तक की क्या हुई है वृद्धि हुई है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए अरहर, ठीक, उड़द और मूंग के लिए क्या है ये इस पर कार्य योजना बनाई गई है और सरकार इस पर काम कर रही है, ठीक है। और अब आपके लिए एक सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न है कि आप लोग बताइए कि जो दलहनें होती हैं उनकी जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है ये आपको बताना है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे, ठीक है। या फिर इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है, हालांकि ये पीवाईक्यूज में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना इसमें है। तो आपके सामने प्रश्न क्या है कि नौचंदी मेला संबंधित है, यानी कि नौचंदी में जो मेला है वो दरअसल कहां पर मनाया जाता है, कहां पर ये मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ है, बी मेरठ है, सी बरेली है या फिर डी मुरादाबाद है। बहुत आसान सा प्रश्न है, यूपी स्पेशल का ये आपका क्या है प्रश्न है और कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पॉसिबिलिटी है कि पूछा जाए। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दीजिएगा। और लास्ट में फिर से एक चीज मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं कि प्लीज वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। और अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको घर पे लिखना होता है प्रैक्टिस के तौर पर। तो प्रश्न क्या है आपके लिए कि जल संकट से आप क्या समझते हैं और भारत जैसे देश में जनसंख्या वृद्धि जल संकट को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक हो रही है, विस्तार पूर्वक आपको समझाना है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में आपको जल संकट के बारे में आपको डिटेल्स में क्या करना है लिख देना कि भाई जल संकट दरअसल होता क्या है, और इसमें कुछ एक जो फैक्ट आपके होंगे, डेटा होंगे, वो आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन देने के बाद थोड़ा सा इसके बाद में मेन बॉडी में आप लोग लिखिएगा डिटेल्स में दरअसल कि जल संकट क्या है, और इसके अलावा जो पॉपुलेशन आपकी है, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, इस जनसंख्या वृद्धि के कारण जो वाटर क्राइसिस है, यानी कि जो जल संकट है, वो किस प्रकार से सहायक हो रहा है, मतलब पॉपुलेशन किस प्रकार सहायक हो रहा है जल संकट को बढ़ाने में। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है। अच्छा सा डेटा जो है कलेक्ट कर लीजिएगा अच्छे, और जो है फ्लो डायग्राम के माध्यम से बता दीजिएगा कि वर्तमान में जल कितना है, कितना जो है पेय जल है, कितना क्या है, कितना रिवर में है, कितना समुद्रों में है। इस तरह के डेटा बना करके अच्छी तरीके से पॉपुलेशन के साथ इसको कोरिलेट करके लिख दीजिएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए क्या हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर हम लोग एक नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।